गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो पिछले क्लास में अपने लोग सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन देख चुके थे। ठीक है कि सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या होता है। देखे थे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो होता है आर इक्वलेंट इक्वल्स टू R1 + R2 सीधा सीधा ऐड हो जाता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/R इक्वलेंट इक्वल्स टू 1/R1 + 1/R2 होता है। ये सब कुछ देख चुके थे। करंट कैसे डिवाइड होगा, पोटेंशियल किस तरह से डिवाइड होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं आज के लिए। ठीक है, और आज का हेडिंग डालेंगे, इसको मिटा दें। यस सर, आज का हेडिंग डालेंगे समय ना गवाते हुए, बिल्कुल, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझिएगा इसको। जैसे मान लिया जाए कि आपके घर में बल्ब लगा हुआ है, और वो पुराना वाला बल्ब याद करिए जो रेड वाला होता था 100 वाट का, जिसमें फिलामेंट लगा होता था, बाहर से दिखता था, फिलामेंट टूट जाता था तो ऐसे ऐसे करके हिला हिला के जलाने का कोशिश करते थे। याद है ना, ऐसे ऐसे करके किसी तरह सट जाए, उसमें चिपक जाए ताकि मेरा बल्ब जलने लगे। ठीक है, 12-13 रुपया का देता था, याद करिए। पहले 6 रुपया का देता था, ठीक है, 6 रुपीज़ का। अभी तो शायद 10 या 12 का देता है। चलिए, तो क्या होता था, जब उस बल्ब को आप टच करिएगा कुछ देर जलने के बाद आपको बहुत तेज जो है आपका हाथ चलेगा, मतलब वो बहुत ज़्यादा गर्म होता था। आजकल तो CFL आया, उसके बाद LED आया, तो ये सब तो बहुत कम गर्म होता है। ठीक है, LED तो बिल्कुल बहुत ही कम गर्म होता है, लेकिन गर्म हॉट जो है सब कुछ होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो हीट प्रोड्यूस कैसे हो रहा है और कितना हो रहा है और किसके वजह से हो रहा है, इस बात को समझना है। कि मान लिया जाए कि आपके पास ये बल्ब है, फिलामेंट वाला, ऐसे ऐसे फिलामेंट वाला ये बल्ब है, और ये बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। तो ये किसके वजह से हीट हो रहा है, इसको कौन एनर्जी सप्लाई कर रहा है जिसके वजह से हीट हो रहा है, और कितना हीट हो रहा है, कितना देर में कितना हीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो इन सभी को जानेंगे इस चैप्टर के अंदर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझिएगा बात को। ये बल्ब है अपने पास, फिलामेंट वाला बल्ब। अच्छा, पंखा भी गर्म होता है। आप जो सीलिंग फैन है आपके घर में, उसको बहुत देर चलाने के बाद आप उसको जाके टच करिएगा, देखिएगा बहुत ज़्यादा गर्म है। देखिएगा आप, बहुत ज़्यादा गर्म है वो। ठीक है, ये पोटेंशियल भी है, ये बल्ब है, फ्यूज नहीं है बल्ब। किसी के मन में ये ना है कि सर ये बल्ब फ्यूज है। बल्ब सही है, बिल्कुल सही है, बल्ब जल रहा है। ठीक है, DC बल्ब है, बैटरी से कनेक्ट कर दिए। ठीक है, बल्ब जल रहा है, बहुत अच्छा जल रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर Q चार्ज को, अच्छा इसमें कौन दौड़ रहा है, फिलामेंट में करंट दौड़ रहा है। अच्छा, करंट चलने का मतलब क्या होता है, चार्ज का दौड़ते हुए चार्ज को ही करंट कहते हैं। समझिएगा, इस फिलामेंट में से कौन गुजर रहा है, करंट गुजर रहा है, जिसकी वजह से ये जल रहा है। तो करंट का मतलब क्या होता है, दौड़ते हुए चार्ज को करंट कहते हैं। अगर चार्ज दौड़ जाए तो उसको क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो इसका मतलब चार्ज इधर से दौड़ के इधर आ रहा है। तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक में Q चार्ज T टाइम में दौड़ रहा है। Q चार्ज T टाइम में दौड़ रहा है। ठीक है, तो लेट Q चार्ज is flowing in time t from one end to another end, from one end to another end। मतलब मान लेते हैं कि Q चार्ज T टाइम में इस टर्मिनल से, इस एंड से दौड़ के इस एंड में आ रहा है। तो करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू सीधा सीधा Q/T। पहला क्लास याद करिए, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/T। इसमें कोई डाउट नहीं सर, ये तो पहले कर चुके हैं। अब अपने लोगों को निकालना है वर्क डन बाय द बैटरी कितना होगा जब Q चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके जा रहा है ये बैटरी। अच्छा, ये किसके वजह से जा रहा है Q चार्ज यहाँ से यहाँ तक, ये चार्ज का फ्लो किसके वजह से हो रहा है, इस बैटरी की वजह से। अगर इस बैटरी को हटा लेंगे हम, अगर इस बैटरी का कनेक्शन तोड़ देंगे हम, तो क्या यहाँ से चार्ज यहाँ तक जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। बैटरी की वजह से ही चार्ज यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। तो जब बैटरी की वजह से चार्ज यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो ये बैटरी ने कितना वर्क डन किया, तो वर्क डन बाय द बैटरी जो हो जाएगा, वो होता है वर्क डन बाय द बैटरी। समझिएगा, वर्क डन बाय द सेल या बाय द बैटरी
वर्क डन बाय द सेल या बैटरी, W इक्वल टू होता है Q इंटू वी, W इक्वल टू Q इंटू वी, W इक्वल टू Q इंटू वी। ये पढ़े हैं कि Q चार्ज को अगर V पोटेंशियल डिफरेंस पे अगर मूव कराना है, अगर Q चार्ज को अगर V पोटेंशियल डिफरेंस से मूव कराना है तो वर्क डन हो जाएगा Q इंटू वी। पहला या दूसरा लेक्चर में पढ़े थे, ठीक है। ये देखिए ना, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V होगा। तो यहाँ से यहाँ तक चार्ज को फॉलो करा रहे हैं तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस में फॉलो करा रहे हैं, V को। तो वर्क डन बाय द सोर्स क्या हो जाएगा, W इक्वल टू Q इंटू वी, W इक्वल टू Q इंटू वी। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा देखिए I इक्वल टू Q बाई टी है, I इक्वल टू Q बाई टी है तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I टी। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I टी। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I टी। Q इक्वल टू हो जाएगा ना I टी, टी को इधर फेंक दीजिए तो Q इक्वल टू I टी, ठीक है। तो यहाँ पे Q की जगह क्या लिख सकते हैं, I टी। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, I टी इंटू वी। चलिए W इक्वल टू क्या हो जाएगा, I टी इंटू वी। अब समझते हैं ध्यान से, I टी इंटू वी। ये जो बैटरी जो वर्क डन किया वो वर्क गया कहाँ, इस बात को समझिए। ये जो सोर्स के द्वारा जो वर्क डन हुआ ये वर्क डन गया कहाँ। तो जो वर्क हुआ ना वो वर्क यहाँ से हीट के फॉर्म में बाहर डिसिपेट हो गया इन्वायरमेंट में। यहाँ से आप जब छुएंगे तो यहाँ बहुत ज़्यादा हीट निकलते रहता है, ऐसे करके हीट निकलते रहता है बल्ब से। याद करिए बल्ब से क्या निकलते रहता है, हीट निकलते रहता है ऐसे करके, ठीक है। हीट रेडिएट होते रहता है, ठीक है, इस तरह से हीट रेडिएट होते रहता है। तो जो बैटरी के द्वारा जो वर्क डन हुआ ना, जो बैटरी के द्वारा वर्क डन हुआ ना, वो क्या हुआ, हीट के रूप में डिसिपेट हो गया। हीट के रूप में क्या हो गया, डिसिपेट हो गया। मतलब यहाँ पे इतना ही हीट प्रोड्यूस होगा इस बल्ब के अंदर, इस रेसिस्टेंस के अंदर उतना ही हीट प्रोड्यूस होगा जितना इस बैटरी ने वर्क डन करके दिया। मान लिया जाए कि हमने आपको 50 रुपया दिया, तो आपका जो टोटल संपत्ति था, आपका जो टोटल एसेट था वो कितना से इंक्रीज करेगा, 50 रुपया से। मतलब जितना हम दिए उतना से बढ़ गया आपका। तो कहने का मतलब यहाँ पे कितना हीट प्रोड्यूस होगा, जितना बैटरी वर्क करेगा। क्योंकि हीट किसके वजह से आ रहा है, इस बैटरी की वजह से आ रहा है, क्योंकि ये इधर से करंट फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब जो हीट प्रोड्यूस हो जाएगा वो हो जाएगा यही VIT। जो हीट प्रोड्यूस हो जाएगा, जो हीट प्रोड्यूस्ड हो जाएगा H इक्वस टू वो क्या हो जाएगा, H इक्वस टू हीट प्रोड्यूस जो हो जाएगा H इक्वस टू वो क्या हो जाएगा, V को इधर लिख लेंगे तो VIT। क्या हो जाएगा, VIT, ठीक है। H तो हीट है, V क्या है, वोल्टेज है, V क्या है, पोटेंशियल है, ठीक है। I करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल या पोटेंशियल ऑफ सेल। पोटेंशियल ऑफ सेल I क्या है, करंट है, T क्या है, टाइम है। तो T टाइम में कितना हीट प्रोड्यूस होगा, T टाइम में कितना प्रोड्यूस होगा, V इंटू आई इंटू टी। T टाइम में कितना हीट प्रोड्यूस होगा, V इंटू आई इंटू टी। टाइम जितना ज़्यादा देंगे हीट उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। टाइम जितना ज़्यादा देंगे हीट उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। मान लीजिए कोई 5 मिनट जला के छोड़ दिया, आप 5 मिनट के लिए बल्ब को ऑन किए और कोई 1 आवर के लिए ऑन किया, तो ज़्यादा हीट किसका होगा, बल्ब 1 आवर होगा। हालांकि बहुत सारा हीट डिसिपेट भी कर जाता है एक टाइम के बाद, वो बाद में पता चलेगा आप लोग को 11th-12th में या इंजीनियरिंग में, ठीक है, 11th-12th में, कि एक टाइम के बाद ये सेचुरेशन लेवल पर पहुँच जाता है तो हीट जो है इन्वायरमेंट में डिसिपेट होने लगता है और उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता। वो डिफरेंट चीज़ है, वो हीट ट्रांसफर में पढ़ना, ठीक है। यहाँ इतना समझिए, जितना ज़्यादा देर जलेगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो गया, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। अच्छा V को I इंटू आर भी तो लिख सकते हैं, इसको मिटा दें। V को I इंटू आर भी तो लिख सकते हैं। तो H इक्वल टू आपको हो गया VIT। तो V को I इंटू आर भी तो लिख सकते हैं, H इक्वल टू I इंटू आर IT। तो I मिल गया, क्या हो गया, H इक्वल टू I स्क्वायर RT। क्या हो गया, I स्क्वायर RT। इसी को कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसी को कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसी को कहते हैं जूल्स लॉ। जूल्स साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसी को कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। चलिए लिख लीजिए, इसी को कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कई बार पूछ देता है स्टेटमेंट के रूप में, इसको मिटा दें। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कई बार पूछ देता है स्टेटमेंट के रूप में, तो क्या बोलेंगे, हीट प्रोड्यूस्ड इन ए रेसिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। हीट प्रोड्यूस्ड इन ए रेसिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। नहीं समझे तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या हो जाएगा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या हो जाएगा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या हो जाएगा, अगर स्टेटमेंट के रूप में पूछे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग,
अगर स्टेटमेंट के रूप में पूछे कि नहीं हमको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो हमको लिख के बताइए, हमको लिख के बताइए इंग्लिश में, ठीक है, जो पढ़ने में बहुत अच्छा लगे, तो हम क्या बोलेंगे? हीट प्रोड्यूस्ड इन ए रेसिस्टेंस is number 1 directly proportional to a square of current passing through it, a square of current passing through it, a square of current passing through it. Number 2 directly proportional to resistance of the resistor, directly proportional to resistance of the resistor, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर। जो रेसिस्टर लगे हुए हैं, चाहे वो बल्ब हो, पंखा हो, टीवी हो, फ्रिज हो, कूलर हो, जो भी हो, उसके रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर। और नंबर थर्ड है ऊपर लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। नंबर थर्ड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच करंट इज पासिंग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम फॉर विच करंट इज पासिंग, मतलब जितना देर के लिए करंट पास कर रहा है उस टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होगा। जितना देर के लिए करंट पास कर रहा है उस टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होगा। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ करंट आई स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो H = I स्क्वायर RT। यही है आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, चलिए इसको लिख लीजिए जल्दी से लिख लीजिए। लिख लिए सर, यस सर लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं सर, चलिए मिटा दें। चलिए आप लोग तो लिखने में टैलेंटेड, ब्रिलियंट, कुशल हैं ही, तुरंत छपाई कर लेते हैं, तो हम भी क्या किए, तुरंत मिटा दिए। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका यूज़ कहाँ है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, यूज़ कहाँ है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का। याद करिए, आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन, जो ऐसे करके कपड़ा आयरन करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन का रॉड नहीं, इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, जो आप कपड़ा आयरन करते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है। इलेक्ट्रिक हीटर याद करिए, ऐसे कॉइल वाला, जिस पे पहले खाना बनाते थे, पता नहीं कई लोग देखे हैं कि नहीं, कुछ लोग जरूर देखे होंगे, ठीक है। पहले वाला जो हीटर आता था, ऐसे करके होता था, एक मिट्टी का होता था, उसमें लगा होता था, ऐसे वायर जोड़ते थे, मिट्टी का बना होता था, इसके ऊपर बर्तन रखते थे, कुकर रखते थे, हंडी रखते थे, ठीक है, और उसके बाद खाना बनाते थे। और बार बार यहाँ से वायर टूट जाता था, तो रात को जोड़ते रहते थे यहाँ पे। ये बार बार क्या होता था, हीट की वजह से ये क्या होता था, हीट की वजह से ये गल जाता था, ठीक है, ये गल जाता था, तो फिर यहाँ टूट गया, तो फिर से क्या करते थे, जोड़ते थे इसको, समझिए, बिल्कुल खुला होता था, बहुत सस्ता में देता था, 20-25 रुपया का आता था इसका ये, और खूब यूज़ क्या करते थे ये सब चीज़ कॉलेज में। चलिए कॉलेज में चिकन बनाने के लिए हॉस्टल में। चलिए तो इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक ओवन, ये फर्नेस होता नहीं, इलेक्ट्रिक फर्नेस लिख लीजिए। फर्नेस में होता है भट्टी, गए होंगे लोहार के दुकान पे, जहाँ लोहा को मार के उसका धारदार हथियार बनाया जाता है, देखे होंगे, ठीक है, जो गांव के होंगे वो तो 100% देखे होंगे, ठीक है। तो फर्नेस का मतलब हो गया भट्टी, ठीक है, या वो जो ब्रेड सेकने वाला आता है, पता नहीं क्या कहते हैं आप लोग उसको, टोस्टर वगैरह शायद, ठीक है, ब्रेड सेकने वाला, तो उसमें भी क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक हीट का यूज़ करता है। ये सभी किसका यूज़ करता है, इलेक्ट्रिक हीट का। किसका यूज़ करता है, इलेक्ट्रिक हीट का यूज़ करता है, ठीक है। उसके बाद और भी कई चीज़ है, जैसे फ्यूज़ है, फ्यूज़ को समझ लीजिए। फ्यूज़ है,
चलिए ये फ्यूज़ है। फ्यूज़ अगर आप देखे होंगे ध्यान से तो यहाँ से यहाँ तक के बीच एक पतला सा वायर लगा होता है, एक पतला सा वायर लगा होता है और ऊपर से ऐसे करके ढक्कन होता है जिसको आपने लोग ऐसे करके कनेक्टेड होता है, ठीक है। एक पतला सा वायर लगा होता है इस तरह से, ठीक है। अगर ज़्यादा वोल्टेज आता है, ज़्यादा करंट आता है तो ये वायर पिघल जाता है, ये वायर पिघल जाता है और ऐसे टूट जाता है और सर्किट ब्रेक और घर में जो पंखा है, टीवी है, वो सब कुछ बच जाता है जलने से, वो सब कुछ जलने से बच जाता है। तो होता क्या है कि ये जो वायर होता है ना, यही अपना मेन काम का चीज़ है। ये जो वायर है वो सिंगल कनेक्ट है, एक सिंगल वायर जो कनेक्ट है, तो क्या होता है कि इसका हीट कैपेसिटी इसका फिक्स है कि इसके बाद ये मेल्टिंग टेम्परेचर का फिक्स है कि इसके बाद जैसे हीट इसमें ज़्यादा होगा तो ये मेल्ट हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि हम बोल दिए कि मेरे घर में जो है हमको 100 एम्पियर का 10 एम्पियर का हमको करंट चाहिए, 10 एम्पियर से ज़्यादा नहीं चाहिए। 10 एम्पियर से ज़्यादा मिलेगा तो मेरा पंखा, टीवी, फ्रिज, कूलर सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ जल जाएगा। तो 10 एम्पियर का हमको चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। मतलब 10 एम्पियर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब कभी भी होना चाहिए तो लेस देन इक्वल्स टू 10 एम्पियर होना चाहिए, ठीक है। तो हमने एक ऐसा वायर लगा दिया जिसमें जैसे 10 एम्पियर की पहुँचेगा, जैसे 10 एम्पियर पे पहुँचेगा इसमें इतना हीट प्रोड्यूस हो जाएगा कि इसके मेल्टिंग पॉइंट पे पहुँच जाएगा और ये मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें इतना हीट प्रोड्यूस हो जाएगा कि इसके मेल्टिंग पॉइंट को क्रॉस कर जाएगा 10 एम्पियर जैसे पहुँचेगा, क्योंकि 10 एम्पियर से आगे जाने के बाद खतरा है। जो लगा के रखे हैं ना एलईडी टीवी बड़ा सा, ठीक है, 32 इंच 36 इंच क्या क्या होता है, ठीक है, तो वो उड़ जाएगा ना, वो जल जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, करंट को 10 एम्पियर से लेस रखना है, ठीक है। खूब करेंगे तो 10 एम्पियर की इक्वल करेंगे, तो जैसे ये 10 एम्पियर के पास पहुंचेगा ये क्या होगा, ये मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा हो जाएगा और ये मेल्ट कर जाएगा, कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा और आपका टीवी, फ्रिज सब कुछ बंद हो जाएगा और बच जाएगा। फाइनली क्या होगा, बच जाएगा। तो ये सब इलेक्ट्रिक हीट का यूज़ है, ये सब जो है हीटिंग इफेक्ट का यूज़ इस तरह से करते हैं। चलिए अगला देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर, चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रिक पावर अभी अभी पढ़े हैं। हीट प्रोड्यूस्ड क्या होता है, हीट प्रोड्यूस्ड क्या होता है, हीट प्रोड्यूस्ड H इक्वल्स टू वी आई टी, H इक्वल्स टू वी आई टी। इसका यूनिट होता है ना, जूल होता है, जूल होता है, क्योंकि हीट है, हीट एक तरह का एनर्जी है। हीट क्या, एनर्जी है। अरे देखिए ना, वर्क डन के बराबर ही तो हीट को लिखे थे, हीट प्रोड्यूस को किसके बराबर लिखे थे, वर्क डन के बराबर। तो वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो हीट प्रोड्यूस का यूनिट क्या होगा, जूल होगा, ठीक है। तो इसका यूनिट जूल होता है। तो पावर क्या होता है, पावर क्या होता है, पावर क्या होता है, हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम, हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम। पावर क्या होता है, हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम, तो डिवाइडेड बाय टाइम, हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम, हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम। तो हीट प्रोड्यूस्ड कितना है, वी आई टी डिवाइडेड बाई टी, टी से टी कट गया तो P इक्वल्स टू क्या हो गया, V इंटू आई। P इक्वल्स टू क्या हो गया, V इंटू आई। V को लिख सकते हैं I इंटू आर, V को लिख सकते हैं I इंटू आर। तो P इक्वल्स टू या तो V इंटू आई लिख लीजिए या V को I इंटू आर लिखेंगे तो I स्क्वायर आर। तो ये पावर है, ये क्या है, पावर। और पावर का यूनिट क्या होता है, पावर का यूनिट क्या होगा, यूनिट देख लीजिए। देखिए ऊपर में जूल, नीचे में, इसका पूरा का यूनिट क्या है, जूल, इसका पूरा का यूनिट क्या है, जूल, नीचे का क्या है, सेकेंड। तो इसका होता है जूल पर सेकेंड, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। इसी को बोलते हैं वाट, इसी को क्या बोलते हैं, वाट, इसी को क्या बोलते हैं, वाट, WAT, वाट साइंटिस्ट का नाम है, जेम्स वाट, याद करिए, ये साइंटिस्ट का नाम है, जूल भी साइंटिस्ट का नाम है। देखिए ना, हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम, हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम। तो ऊपर में हीट है और नीचे में टाइम है, तो हीट का यूनिट क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, जूल, और नीचे में टाइम है तो सेकंड, तो जूल पर सेकंड। लेकिन जो साइंटिस्ट वाट थे, इनके रिस्पेक्ट में, इनके मान सम्मान में, ठीक है, उनको इज्जत देने के लिए उनके नाम पर रख दिया गया पावर का यूनिट वाट, WAT, WHAT नहीं वाट, WAT वाट, ठीक है। तो 1 वाट इक्वल्स टू क्या हो गया, या पावर इक्वल्स टू क्या हो गया, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। पावर इक्वल्स टू V इंटू आई हो गया, ठीक है। और पावर का यूनिट 1 वाट होता है, तो 1 वाट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V का यूनिट क्या होता है, वोल्ट है, वोल्ट है, तो V इंटू एम्पियर, V इंटू एम्पियर, तो 1 वोल्ट एम्पियर, 1 वोल्ट एम्पियर। तो 1 वोल्ट एम्पियर को ही क्या बोलेंगे, 1 वाट, तो 1 वाट को ही क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट एम्पियर, ठीक है। 1 वाट को ही क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट एम्पियर, 1 वोल्ट एम्पियर। या इसको आई स्क्वायर इंटू आर भी लिख सकते हैं, अभी को आई इंटू आर, आई स्क्वायर इंटू आर हो गया। चलिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है बार बार एग्जाम में कि 1 किलोवाट आवर किसका यूनिट है, 1 किलोवाट आवर किसका यूनिट है। ध्यान दीजिएगा, कई बार पूछता है कि 1 किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ। देखिए किलो का मतलब होता है 10 के पावर 3, कहीं भी किलो मिले तो 10 के पावर 3 लगा दीजिए, किलो गायब हो जाएगा, किलो को गायब करके 10 के पावर 3। किलो का मतलब ये होता है 10 के पावर, देखिए ना 1 किलोमीटर, तो 1 की जगह 1, किलो की जगह 10 के पावर 3, मीटर की जगह मीटर, तो हो गया ना 1000 मीटर,
हो गया ना 1000 मीटर। मतलब किलो का मतलब होता है 10 के पावर 3 मतलब 1000, तो 1 की जगह 1 लिख लिए, किलो की जगह 10 के पावर 3। वाट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड, वाट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड इंटू आवर का मतलब होता है 3600 सेकेंड, आवर का मतलब होता है 3600 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, ऊपर में क्या बचा जूल, ये 10 के पावर 3 है, जब यहाँ 3.6 ले लेंगे तो यहाँ भी 10 के पावर 3 बनेगा, तो हो जाएगा 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। और जूल किसका यूनिट है? एनर्जी का। जूल किसका यूनिट है? एनर्जी का। तो 1 किलोवाट आवर किसके बराबर हो गया? 1 किलोवाट आवर किसके बराबर हो गया? 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। तो किलोवाट आवर किसका यूनिट है? किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी या वर्क। किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। किसका है? एनर्जी। किसका है? एनर्जी का। ठीक है। और अपने घरों में जो 1 यूनिट बिजली आता है ना, अपने घरों में जो 1 यूनिट बिजली आता है, नहीं कहते हैं 1 यूनिट उठ गया 8 रुपये यूनिट है बिजली बिल, अरे वहाँ बहुत बिजली बिल महंगा है, 10 रुपये यूनिट है बिजली बिल। तो 10 रुपये तो 1 यूनिट का मतलब जो होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी में जो 1 यूनिट होता है ना, आपके घरों में जो बिजली बिल आता है ना, 1 यूनिट का मतलब ही होता है कि 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर कहने का मतलब 1 यूनिट का मतलब हो गया 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। मतलब जब आप इतना एनर्जी खर्च कर लेंगे, जब बिजली वाले का जब आप इतना एनर्जी खर्च कर लेंगे, पंखा चला के, बल्ब चला के, हीटर जला के, तब जाके आपको 8 रुपये देने होंगे। तब जाके अगर 10 रुपये यूनिट है तब जाके आपको 10 रुपये पे करने होंगे। नहीं समझे? तो इतना एनर्जी वो किसका पैसा लेता है? एनर्जी का पैसा लेता है कि आप जो है कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च कर रहे हैं। आप जो है बिजली का जो डिपार्टमेंट है उसका कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप खर्च कर रहे हैं। तो जब आप इतना जूल खर्च करेंगे ना, 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल, तो उसको बोलेगा वो 1 यूनिट, और बोलेगा 1 यूनिट का अब हमको 8 रुपया लाइए। पहुंच जाएगा एकदम वो घर पे, एकदम मीटर के सामने ऐसे रीडिंग ले लेगा, चिपका देगा ऐसे करके बिजली बिल, बोलेगा हमको पैसा लाइए नहीं तो कनेक्शन में काट देंगे हम। ठीक है, तो फिर आपको पे करना होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1 यूनिट क्या हो गया? 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल के बराबर। चलिए, तो ये हो गया। और कुछ तो इसमें बचा नहीं शायद इस चैप्टर में। चलिए, बाकी कुछ बुक में एनसीईआरटी में लास्ट में कनेक्शंस दिए हुए हैं कि कैसे कनेक्शन करेंगे। ठीक है, घरों में जो 3 फेज आता है, ठीक है, घरों में जो 3 फेज आता है, कई जगह देखे होंगे, ठीक है, कि 3 फेज आता है। तो 3 फेज में जो है ना, देखिए काम क्या है। जैसे मान लिया जाए कि आपके पास ये आयरन है, हम बना देते हैं एक आयरन, हालांकि हमसे बनेगा नहीं, हमें पूरा विश्वास है। ठीक है, ये आयरन का नीचे वाला सोल है, ऊपर वाला ये आयरन है मान लीजिए। ठीक है, ये आयरन है, ये पकड़ने वाला डंडा। ठीक है, तो आयरन में मान लीजिए कि 3 फेज आयरन है, इसमें 3 प्लग में देखे होंगे। पहले चार्जर में भी 3 प्लग आता था ऐसे करके, 3 वाला। ठीक है, ऐसे करके 3 वाला देखे ना बोर्ड, यहाँ पे है नहीं, हाँ ऊपर में है, ऊपर में कैमरा जा नहीं रहा, चलिए खैर कोई बात नहीं। तो 3 जो जिसमें 3 फेज आता है उसमें होता क्या है कि एक से तो करंट आएगा, इधर कॉइल में घुसेगा, दूसरे से जाएगा, एक से आएगा एक से जाएगा। ठीक है, मतलब एक प्लस हो गया दूसरा माइनस हो गया। और तीसरा जो होता है इसके बॉडी से कनेक्ट होकर अर्थिंग होता है, इसके बॉडी से कनेक्ट होकर अर्थिंग होता है, इसके बॉडी से कनेक्ट होकर अर्थिंग होता है। अब अर्थिंग क्यों किया जाता है? मान लीजिए कि ये वायर टूट गया, ये वायर टूट गया आयरन में और करंट इसमें आने लगा। ये वायर जो अंदर में जो है, वो जो अंदर में जो वायर है वो टूट गया और टूट के आयरन में चिपकने लगा। आयरन में चिपकने लगा तो क्या होगा? ये इसमें करंट आने लगा, जैसे छुइएगा आपको झटका लग जाएगा, फिर आपको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, झटका लग जाएगा तो। ठीक है, तो इसलिए क्या करता है कि इसके बॉडी से एक वायर को कनेक्ट करके अंडरग्राउंड कर देता है। अंडरग्राउंड अर्थ का जो है ना पोटेंशियल थोड़ा सा नेगेटिव होता है, अर्थ का पोटेंशियल नेगेटिव होता है। तो जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं ना, इधर से भाग के इसमें घुस जाते हैं, अर्थ के अंदर, जमीन के अंदर अंडरग्राउंड हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं अर्थिंग, इसी को बोलते हैं। घरों में करते होंगे आप अर्थिंग, देखोगे बहुत मोटा पाइप गला के, बहुत अंदर तक पाइप गला के, और उसमें एक वायर जो है लटका देते हैं, एक वायर बांध देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इधर से जो चार्ज आएगा, इधर से जो करंट आएगा, वो क्या होगा? इसमें अगर टच कर गया तो इधर से भागते हुए इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो आपको झटका नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसका ये 3rd फेज का काम। चलिए, बाकी आज के लेक्चर में इतना ही। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों ने जो जीवन का बेशकीमती समय दिया इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, एंड बाय।